प्यारे बच्चों, मैं तिलक सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने साइंस विट्टी के माय यूट्यूब चैनल में। साइंस का एक टॉपिक हमारा जो है वो अच्छे से वीडियो दिख नहीं रहा है, तो फिर से हम ये टॉपिक बना रहे हैं जिसका नाम था पादपों में परिवहन। तो शुरुआत करते हैं पादपों में परिवहन। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो अच्छी बनेगी, ठीक है ना। तो देखते हैं पौधों में या पादपों में परिवहन। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की, पादपों में परिवहन। तो सबसे पहले देखते हैं कि परिवहन होता क्या है। परिवहन का जो अर्थ होता है, कोई भी चीज़ होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो परिवहन होता है। जा भी रही है और वहाँ से आती भी है, ठीक है ना, ये परिवहन होता है। लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ रहा है परिवहन नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पर पादपों में परिवहन पढ़ना है कि पादपों में कोई भी चीज़ आदान प्रदान होती कैसे है, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले, कुछ पदार्थ जैसे गैसें, कुछ पदार्थ जैसे गैसें पादपों में विसरण द्वारा प्रवेश करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है विसरण, ठीक है ना, डिफ्यूजन बोलते हैं इसे हम इंग्लिश में, DIFFUSION, ठीक है ना। कुछ पदार्थ जैसे गैसें पादपों में विसरण द्वारा प्रवेश करते हैं। पादप शरीर के निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, अन्य खनिज पदार्थ तथा जल मृदा से प्राप्त होते हैं। देखो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, कुछ पदार्थ हैं जैसे गैसें, कैसे पदार्थ हैं, गैसें, ठीक है। कोई हमने बोला कुछ पदार्थ जैसे गैसें पादपों में विसरण द्वारा प्रवेश करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जी पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो गैसें होती हैं वो किसके द्वारा प्रवेश करती हैं, विसरण के द्वारा, अर्थात डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। पादप शरीर के निर्माण हेतु, यानी पादप का जो शरीर बनता है, निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य खनिज पदार्थ तथा जल मृदा से प्राप्त होते हैं। देखो ध्यान से समझना है, सामने देखेंगे ये जैसे एक पौधा है, पौधा जो है भूमि के अंदर होता है, ठीक है ना। पौधा किसके अंदर होता है, भूमि के अंदर। भूमि के अंदर जो दबी होती है उसकी जड़ होती है, और जड़ से ऊपर का जो भाग होता है तने का होता है, पत्ती का होता है, बीज का होता है और फूल और फल का होता है, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है आपके कि कुछ पदार्थ जैसे गैसें पादपों में विसरण द्वारा प्रवेश करते हैं। अब बात आती है कि गैसें कौन सी प्रवेश करती हैं। भाई देखो, मनुष्य द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है तो उसे जो भोजन होता है, भोजन में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है तो वो क्या करेंगे, पौधे प्राप्त करेंगे। तो किसके द्वारा प्राप्त करेंगे, विसरण के द्वारा, अर्थात डिफ्यूजन के द्वारा। हम डिफ्यूजन को भी समझेंगे, ठीक है ना यहाँ पर। तो पादपों के शरीर के निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, अन्य खनिज पदार्थ तथा जल मृदा से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, देखो एक तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और खनिज पदार्थ और जल कहाँ से प्राप्त होंगे, मृदा से, यानी कहाँ से, जड़ से। मृदा के अंदर हमने क्या बताया, जड़ अर्थात रूट्स। जो जड़ें होती हैं वो मृदा के अंदर होती है, समझ में आ गया ना। जो जड़ें होती हैं वो किसके अंदर होती है, मिट्टी के अंदर या मृदा के अंदर। तो कहाँ से इनसे आवश्यक पदार्थ प्राप्त होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और खनिज पदार्थ और जल किसके द्वारा प्राप्त होंगे, मिट्टी के द्वारा, जिन्हें पादप की लंबाई के अनुसार लंबी दूरी तक संचरित करना होता है। देखो ध्यान से सुनेंगे, देखो ये जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जड़ की इनकी आवश्यकता होगी, भाई तने को भी आवश्यकता होगी, पत्ती की भी आवश्यकता होगी, बीज को भी इसकी आवश्यकता होगी, फूल को भी इसकी आवश्यकता होगी, होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए फिर से हम देखते हैं, कुछ पदार्थ जैसे पादपों में विसरण द्वारा प्रवेश करते हैं, क्या प्रवेश करते हैं, गैसें, ठीक है ना। पादप शरीर के निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, अन्य खनिज पदार्थ तथा जल मृदा से प्राप्त होते हैं, जिन्हें पादप की लंबाई के अनुसार लंबी दूरी संचरित करना होता है या तय करना होता है, जिसके लिए दो प्रकार के परिवहन मार्ग पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। देखो पौधा जो होता है उसका जो नीचे का भाग होता है वो भूमि के अंदर होता है, अर्थात क्या होता है, भूमि के अंदर जड़ होती है, ठीक है ना। और जड़ से ऊपर का भाग अर्थात धरती से ऊपर का जो भाग होता है वो तना होता है, पत्ती यानी लीफ होती है, सीड्स अर्थात बीज होते हैं, फूल यानी फ्लावर्स होते हैं, ठीक है ना। ये सारा जो भाग होता है इसे हम ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले भाग को अलग अलग दो भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। ये जो जड़ वाला भाग होता है इसमें क्या होगा, इसमें जो है आवश्यक पोषक पदार्थ जो होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, खनिज पदार्थ, जल, वे किसके द्वारा, मिट्टी में हम उन्हें घेर देंगे और घेरने के बाद यहाँ से प्राप्त कर लेंगे।
और यहाँ से ऊपर तक जाना यानी फूल फल पत्ती तने तक जाना वो परिवहन होता है। इसे ही हम पादपों में परिवहन कहते हैं। समझ में आ गया होगा सभी के। देखो पौधा ऐसा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जड़ जो होती है हम उसमें जल मिट्टी जो भी हम होता है नाइट्रोजन वगैरह, जो हमें नाइट्रोजन हमेशा मिट्टी से मिलती है पौधे को, ठीक है ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फास्फोरस जो होता है जो हम उसे खनिज पदार्थ देते हैं, लवण देते हैं, ठीक है, जल दो देते हैं, तो वो मिट्टी के अंदर जो होगा हम उसे डाल देंगे। डालने के बाद जो ये यहाँ से जड़ से ऊपर जाएगा उस मार्ग को हम परिवहन बोलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं पौधों में परिवहन। और देखो उन चीज़ों से ये जो जैसे ही आवश्यक पोषक पदार्थ जो होते हैं उन चीज़ों को जब ऊपर लेके जाया जाता है तो वो फूल फल पत्ती तना, जैसे फ्लावर्स हो गया, सीड्स हो गया, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, तना हो गया, पत्तियाँ होगी, बीज हो गया, फल हो गया, फूल हो गए, ये सारों में वृद्धि होती है, बढ़ता है पौधा। इसी को ही हम पादपों में परिवहन कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे, कुछ पदार्थ जैसे गैसें पादपों में किसके द्वारा प्रवेश करते हैं, विसरण द्वारा प्रवेश करते हैं। पादप शरीर के निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, अन्य खनिज पदार्थ तथा मृदा से और जल जो होता है मृदा से प्राप्त होते हैं, जिन्हें पादप की लंबाई के अनुसार लंबी दूरी संचरित करना होता है, जिसके लिए दो प्रकार के परिवहन मार्ग पाए जाते हैं। देखो हमने दो परिवहन मार्ग बताया ना, तो परिवहन मार्ग दो पाए जाते हैं। देखो पौधा कितना भी लंबा क्यों ना हो उसे वो दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि पोषक पदार्थ जो होते हैं, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, पौधे के हर भाग को उसकी आवश्यकता होती है, तभी वो कार्य करता है, तभी वो वृद्धि करता है। अब हमने बताया कि उसमें दो प्रकार के परिवहन मार्ग पाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से पाए जाते हैं, नंबर 1 जाइलम, नंबर 2 फ्लोएम। तो दोनों को हम पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है ना। जाइलम और फ्लोएम के बारे से पहले हम देखते हैं, हमने एक शब्द पढ़ा यहाँ पर डिफ्यूजन अर्थात फ्लोएम, विसरण के बारे में हम देखें। तो विसरण को हम सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर एक शब्द आया है विसरण, जिसे इंग्लिश में डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। देखो विलयनों के अणुओं, जो भी कोई विलयन होता है, अर्थात हमने कोई भी जल है या विलयन है या हमने जो भी पौधे को दिया है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं। विलयनों के या विलों के अणुओं अधिक सांद्रता वाले विलयनों से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन अथवा आना जाना करना विसरण कहलाता है। देखो जैसे ही हम कोई भी जल लेंगे और जल लेने के बाद हम पौधे में डाल देंगे, देखो ऊपर तो कम जल होता है, तो जो अधिक सांद्रता होता है नीचे, जैसे हमने विलयन डाल दिया तो वो कम सांद्रता विलयन के ओर को गमन करेगा। आपके सभी से समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमने जल लिया, एक डब्बे के अंदर जल लिया और पौधे के अंदर हमने उसको डाल दिया मिट्टी में, तो नीचे तो बहुत सारा जल हो गया, यानी उसकी सांद्रता क्या हो गई, अधिक होगी। और देखो ऊपर का जो भाग है पौधे का, वहां पर तो कम जल की आवश्यकता है, लेकिन पौधे को उस भाग को, ऊपर वाला जो भाग होता है उसको जल की आवश्यकता होती है। तो नीचे से जो अधिक सांद्रता वाले जो विलयन होते हैं, ठीक है ना, अधिक सांद्रता विलयन से कम सांद्रता यानी ऊपर की ओर वाले विलयन की ओर गमन करना क्या कहलाता है, जाना या आना क्या कहलाता है, विसरण। इसे बोलते हैं हम डिफ्यूजन। यही बात जैसे हम कह सकते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पौधा ग्रहण करता है। या हम एक उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे कि देखो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में क्या करेगा पौधा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा और ऑक्सीजन गैस छोड़ देगा, अर्थात उत्सर्जित कर देगा। एक उदाहरण और ले सकते हैं हम, जैसे मनुष्य द्वारा जो होता है, मनुष्य द्वारा श्वसन की क्रिया करता है, रेस्पिरेटरी करता है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन तो ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, यानी उसका आदान प्रदान होता है। ये डिफ्यूजन की क्रिया में आता है। तो समझ में आ गया होगा सभी के। फिर अब हम देखते हैं, वहां पर हमने बताया था परिवहन के दो मार्ग पाए जाते हैं। नंबर 1 क्या बताया था, जाइलम, नंबर 2 क्या बताया था, फ्लोएम। तो देखते हैं जाइलम होता क्या है। तो जाइलम के बारे में देखेंगे पहले जाइलम क्या, फिर दूसरा बताया था हमने फ्लोएम। तो फ्लोएम के बारे में भी हम देखेंगे कि फ्लोएम होता क्या है। तो सबसे पहले लेंगे हम जाइलम, ठीक है ना। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं जाइलम द्वारा जल और उसमें घुले लवणों का संवहन होता है। किसके द्वारा होता है, देखो जाइलम द्वारा जो मिट्टी होती है, हमने उसमें जल गेरा है और उसमें घुले हुए जो लवण होते हैं मिट्टी के अंदर, उनका क्या होता है, संवहन होता है, संवहन, ठीक है ना। यह एक निर्जीव ऊतक है। देखो पौधा जो होता है उसका जो बाह्य बॉडी होती है वो कैसी होती है, निर्जीव होती है। और देखो एक बात और है
कि वो बहुत मोटी भी होती है। समझ में आ रही होगी। आपने देखा होगा कि जैसे पौधे के हम बाहर से बाह्य भाग से कुछ मारते हैं तो पौधे पर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे पौधा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ठीक है ना। देखो छोटे पौधे की बात नहीं करते हम, लेकिन बड़े पौधे में जो होता है उसकी मिट्टी जो बहुत मोटी जो भित्ति जो होती है वो बहुत मोटी होती है, अर्थात उसे हम निर्जीव बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें सघन नलिकाएं होती हैं। देखो पौधे के जितने भी कोई सा भी पौधा क्यों ना हो, सबके अंदर नलिकाएं होती हैं, जिनके अंदर क्या होता है, यानी जिसके द्वारा होता क्या है, जैसे जाइलम फ्लोएम होते हैं, इनमें खाद्यों का आदान प्रदान जो होता है मुख्य खाद्य पदार्थों का, ठीक है ना। यहाँ पर आप सभी देखेंगे, देखो यहाँ पर जो क्या हो रहा है, जाइलम जैसे हमने पौधे के अंदर जो है मिट्टी और कुछ पोषक पदार्थ हमने उसमें डाल दिए। डालने के बाद देखो आप नीले कलर में देख रहे हैं, नीले पदार्थ में ये जो बिंदी बिंदी है नीले कलर में, यहाँ से ये उठेंगे और उठने के बाद सीधे ही जाइलम के द्वारा ऊपर यहाँ पर पत्तियों में चले जाएंगे, तनों में चले जाएंगे, ऊपर देखो फूल फल लगा हुआ है, यहाँ पर सीड्स यानी बीज लगे हुए हैं ऊपर और फूल भी लगे हुए हैं, वहाँ पर ये पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा जाइलम, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और जो इसकी भित्ति होती है वो बहुत मोटी होती है, समझ में आ गई सबके। अब देखते हैं इसमें सघन नलिकाएं होती हैं, इनकी भित्ति बहुत मोटी होती है। ये तो हमने जाइलम के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं हम फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम से पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का सघन होता है। देखो फ्लोएम होता क्या है, जो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसका सघन होता है, यानी सघन का मतलब है यहाँ पर सघन जो होता है, सघन ये होता है कि भोजन जब बन जाएगा वो सभी हिस्सों में बढ़ जाएगा, क्योंकि पौधे के हर हिस्से को आवश्यकता होती है भोज्य पदार्थ की, तभी वो कार्य कर सकता है, ठीक है ना। यह एक सजीव ऊतक है, लेकिन हमने जाइलम में पढ़ा था वो एक निर्जीव ऊतक है। फ्लोएम का जो भाग होता है वो अंदर वाली जो नलिकाएं होती हैं वो होती हैं, ठीक है ना। इसे क्या हम बोलते हैं, क्या है, सजीव ऊतक। इसमें मुख्यतः चालनी नलिकाएं होती हैं। देखो चालनी नलिकाएं, अगर उसमें चालनी नलिकाएं नहीं होगी तो उसमें भोजन पदार्थों का जो आदान प्रदान नहीं होगा। पत्तियों में भोजन बनता है और भोजन बनने के उपरांत वो भोज्य पदार्थ जो होता है वो सारे भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि पौधे के हर हिस्से को भोज्य पदार्थ की खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। इनकी भित्ति कम मोटी होती है। कैसी होती है, कम मोटी, ठीक है ना। ये तो हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन जाइलम और फ्लोएम के बारे में एक चीज़ और देखते हैं हम। जाइलम काम क्या करता है, फिर से एक छोटे से रूप में पढ़ते हैं। जाइलम जो होता है वो जल और खनिज पदार्थों का संवहन क्या करता है, जाइलम जल और खनिज पदार्थों का संवहन मृदा से पादपों के वायव्य भागों तक करते हैं। देखो बात समझ में आ गई होगी सभी के। जो जाइलम होता है, देखो भूमि के अंदर जल देते हैं, खनिज लवण होते हैं, तो उनका संवहन मृदा से, देखो हमने एक लाइन बोली है, बिल्कुल क्लियर कर दिया हमने बिल्कुल। जाइलम जो कि जल तथा खनिज पदार्थों का संवहन मृदा से पादपों के वायव्य भागों तक करते हैं। देखो मृदा से उन चीजों को उठाएगा, उठाने के बाद कहाँ पे लेकर जाएगा, वायव्य भागों तक। वायव्य भागों, जहाँ पर जो वायव्य भाग होते हैं, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। समझ में आ गई। वायव्य भाग जो होता है वो ऊपर वाला होता है, जहाँ पे क्या लगता है, पत्ती लगती है, तना लगता है, फूल लगता है, फल लगता है, ठीक है ना, वो वायव्य भाग हो गया आपका, ठीक है। फ्लोएम के बारे में भी एक बार लाइन पढ़ेंगे हम। फ्लोएम होता क्या है, देखो ये हम अपनी बनाई हुई लाइन बता रहे हैं जो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। जाइलम जल तथा खनिज पदार्थों का संवहन मृदा से पादपों के वायव्य भागों तक करते हैं, ठीक है ना। दूसरी लाइन देखेंगे हम जाइलम फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम खाद्य पदार्थों का संवहन, देखो खाद्य पदार्थों का संवहन प्राप्ति स्थल से, प्राप्ति स्थल क्या है, पत्ती, ठीक है ना। तो फ्लोएम खाद्य पदार्थों का संवहन प्राप्ति स्थल से उपयोग स्थल तक करते हैं। देखो जहाँ पे प्राप्ति स्थान है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, वहीं पे भोज्य पदार्थ होगा, और भोज्य पदार्थ जो होगा फ्लोएम उसे क्या करेगा, वहाँ से उठाएगा, और जहाँ उपयोग यानी उपयोग जिस पौधे के जिस अंग को, जिस भाग को उसकी आवश्यकता है, उपयोग स्थल बोलते हैं इसे, वहाँ तक पहुँचा देता है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में और कुछ थोड़ा सा पढ़ते हैं हम, अच्छा ज्ञान मिलेगा आपको। तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं इस तरीके से कार्य करते हैं। देखो ये जो होता है जाइलम, यहाँ पे अंदर की तरफ जो होता है क्या कर लेके जाता है, जो तुम्हारा आवश्यक जल होता है और खनिज पदार्थ होते हैं उनका मिट्टी से उठाएगा और वायव्य भागों तक लेकर चला जाएगा, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, जो खाद्य पदार्थ जहाँ पर पत्ती होती है वहाँ पर वो चीज़ बनती है, बनने के बाद जो उपयोग स्थल है उसे लेके वहाँ पर चला जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम, तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे अच्छी बात जो है जाइलम होता क्या है। जाइलम देखेंगे, जाइलम में यह एक जटिल ऊतक है। जाइलम क्या है, एक जटिल ऊतक,
ठीक है ना, जो कि कोशिका रस में संवहन करता है। क्या करता है, जो कोशिकाएं होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, देखो पौधे के अंदर भी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। पौधे का शरीर भी ऐसा नहीं कि एक कोशिका से मिलकर, पौधों का शरीर भी बहुत सारी कोशिकाओं, अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर उसका शरीर बना होता है। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर ही खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान नलिकाएं होती हैं, उनके द्वारा प्रवेश करता है। तो जाइलम क्या है, जाइलम को बास्ट या कास्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। यह एक जटिल ऊतक है जो कि कोशिका रस का संवहन करता है। जो कोशिका के अंदर रस बनता है उसका संवहन है। संवहन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ठीक है ना, जाना मतलब। जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 4 प्रकार की, ठीक है ना। किसमें पाई जाती हैं, जाइलम में। जाइलम में पाई जाती हैं जाइलम वाहिनी, जाइलम वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु, ठीक है ना। समझ में आ गया क्या है, पहला जाइलम वाहिनिका, ठीक है, जाइलम वाहिका और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु, ठीक है। आप सभी के समझ में आ गया होगा, ध्यान से समझना, ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला भाग है इसका जाइलम वाहिका वाहिनी, दूसरा भाग है जाइलम वाहिका, तीसरा भाग है जाइलम पैरेन्काइमा, चौथा भाग है जाइलम तंतु, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, ये जो होते हैं हमारे वाहिनीय अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कौन कौन से, वाहिनी और वाहिका और पैरेन्काइमा और तंतु, ये कहलाते हैं हमारे वाहिनी अवयव, ठीक है। क्योंकि वे कोशिका रस संवहन में भाग लेते हैं। ऊपर बताया था ना कि कोशिका रस का संवहन करता है, इसीलिए इन्हें वाहिनी या वाहिनिका अवयव भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कोशिका रस में भाग लेते हैं। वाहिनी अवयव की भित्तियां लिंगनीकृत होती हैं। देखो वाहिनीय जो अवयव होता है, वाहिनीय अवयव की जो भित्ति होती है वो लिंगनीकृत होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वाहिनीय अवयव की जो भित्तियां होती हैं वो लिंगनीकृत होती हैं। समझ में आ गया सभी के, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्लोएम के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम क्या होता है, यह एक प्रकार का जटिल ऊतक है। देखो यह भी एक प्रकार का क्या है, जटिल ऊतक। जाइलम के बारे में भी हमने पढ़ा था कि यह एक प्रकार का क्या है, जटिल ऊतक। और फ्लोएम के बारे में हम देखते हैं कि फ्लोएम क्या है, एक प्रकार का जटिल ऊतक, जो क्या करता है, जो कि भोजन के संवहन का कार्य करता है। किसके करता है, जो भोजन होता है, यानी पत्ती के अंदर जो भोजन बनता है उसके संवहन का कार्य करता है। लेकिन वहां पर क्या करता है, वो कोशिका रस के संवहन का कार्य करता है, कौन, जाइलम। लेकिन फ्लोएम क्या करता है, भोजन के संवहन का कार्य करता है। और इसमें भी होता है जो तुम्हारा 4 प्रकार की कोशिकाएं हमारी होती हैं, किसमें, फ्लोएम में, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे, फ्लोएम में कितनी होती, फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं हमारी होती हैं, ठीक है। पहला होता है देखो पहला फ्लोएम में देखेंगे, यह एक प्रकार का जटिल ऊतक है जो कि भोजन के संवहन का कार्य करते हैं। फ्लोएम में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। नंबर 1 चालनी नलिकाएं या चालनी कोशिकाएं भी इसे बोल सकते हैं। नंबर 2 सहचर कोशिकाएं, ठीक है। नंबर 3 फ्लोएम तंतु या फ्लोएम, ठीक है ना। दूसरा है चौथा है मतलब फ्लोएम मृदुतक, ठीक है ना। देखो इसे फ्लोएम तंतु को फ्लोएम पैरेन्काइमा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो ये 4 प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं, चालनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक, ठीक है। फ्लोएम जो फ्लोएम होता है हमारा, केवल फ्लोएम तंतु कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत होती हैं। कैसी होती हैं, फ्लोएम तंतु जो होती है वो हमारी, जो फ्लोएम तंतु के बारे में हम देखो, फ्लोएम तंतु बाह्य भाग जो है ये तुम्हारा, ये मृत कोशिकाएं होती हैं। कैसी, मृत कोशिकाएं। तथा अन्य कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। देखो यहाँ पर केवल एक फ्लोएम तंतु डिस्प्ले पर देख रहे हैं, आप चित्र में देख रहे हैं। जो फ्लोएम तंतु हमारा है वो कैसी कोशिकाएं हैं, यहाँ पर मृत कोशिकाएं। और अन्य कोशिकाएं कौन कौन सी, चालनी कोशिकाएं, नलिकाएं या कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं और फ्लोएम मृदुतक, ठीक है ना। ये हमारी जीवित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक जो है पादपों में परिवहन, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, क्योंकि लाइक और शेयर करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हम वीडियो कैसी बना रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ओके।